अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी ही अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको हम आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं, यानी कि बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। राम की नगरी अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव की जबरदस्त तैयारी है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही इस बार अयोध्या में कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है ये भी बताएंगे। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब डीसा एयर बेस, जिसकी आज प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी, भारत की सुरक्षा के लिए कितना अहम है और पाकिस्तान को क्यों इससे डरना चाहिए, ये भी विस्तार से आपको समझाएंगे। 2024 के रण में कांग्रेस की कमान होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ, लेकिन फिलहाल कितनी मुश्किल होगी उनकी डगर, क्या खड़गे को मिला है कांटों का ताज, इसे भी बारीकी से समझेंगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात अयोध्या में भव्य दीपोत्सव में बनने वाले एक और रिकॉर्ड की। जी हां, दिवाली बेहद नजदीक है, ऐसे में अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या में होंगे और वहां दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार का दीपोत्सव कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि वहां 17 लाख दियों को सरयू तट पर जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है, जिसे सफल बनाने के लिए अयोध्या प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करने के अलावा तैयारियों को नजदीक से देखा और जरूरी निर्देश दिए। अयोध्या के सरयू तट से लेकर मंदिर और चौक चौराहों तक कहीं रंगाई और पुताई का काम चल रहा है और कहीं स्टेज बनाने का काम हो रहा है, तो कहीं भव्य द्वार और झांकियों के निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है, कोने कोने को चमकाया जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस बार का कार्यक्रम बेहद भव्य और अलौकिक होने जा रहा है, ताकि दिवाली के मौके पर भगवान की नगरी अयोध्या त्रेता युग जैसी नजर आए। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए बनाए जा रहे हैं भव्य द्वार, उकेरी जा रही हैं रामायण की आकृतियां। आइए मेरे साथ और देखिए, हम आपको दिखाएंगे यहां से कि किस तरह से रामायण के चित्रों का यहां तस्वीरों के जरिए वर्णन किया गया है। आप ऊपर अगर देखते हैं, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको, यहां पर आपको प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता और बजरंग बली बैठे नजर आएंगे और ये सभी जो शिवलिंग है उसकी पूजा करते हुए आपको नजर आएंगे। और अब आप जैसे जैसे मेरे आगे मेरे साथ बढ़ेंगे, चलेंगे, आपको एक वाइड लुक यहां से मैं दिखाऊंगा। पहला जो मार्ग है, पहला जो द्वार है वो बनाया गया है जटायु द्वार। जटायु का जो एक तरह से भूमिका रामायण में रही है वो बेहद अहम रही है। जटायु ने सीता माता को छुड़ाने का प्रयास रावण से किया था, तो यहाँ पर एक द्वार जटायु को समर्पित किया गया है। उसके आगे अगर आप देखेंगे कि मेरे कैमरामैन जूम करके आपको दिखाएंगे, आपको सामने की तरफ देखेंगे तो आपको लवकुश द्वार नजर आएगा। लवकुश द्वार यानी कि भगवान श्री राम और सीता माता के पुत्र लव और कुश को समर्पित किया गया है। भगवान श्री राम के लंका विजय कर वापस अयोध्या लौटने की खुशी में होने वाला इस बार का दीपोत्सव कार्यक्रम कई मायनों में खास है। 23 अक्टूबर यानी छोटी दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो रामलला के दर्शन के साथ राम मंदिर निर्माण का काम भी देखेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी शाम को दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दीपोत्सव के दौरान 17 लाख दियों से सरयू तट को रोशन कर एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। तो वहीं 11,000 से अधिक गाय के गोबर से बने दिए रामलला के परिसर में जलाए जाएंगे। इन दियों को बनाने का काम युद्ध स्तर पर अयोध्या समेत कई जिलों में चल रहा है, जबकि बने हुए दियों को अयोध्या लाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस बार के दीपोत्सव में एक नया रिकॉर्ड बनाने की कवायद है और उसके लिए वाजिब सी बात है कि दीपों की संख्या भी बढ़ी है। लगभग 17 लाख के करीब कुल दीपक इस वक्त पहुंच रहे हैं अयोध्या और जगह जगह पर इनको लगाया जाएगा। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं। आप देखेंगे असंख्य संख्या में इस वक्त जो दिए हैं
वो यहाँ पहुंच गए हैं। एक दिए की क्षमता लगभग 40 ml तेल की है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 36 घाटों में इनको लगना है अयोध्या के, जहां ये जगमगाते नजर आएंगे। चूंकि इस बार का रिकॉर्ड बड़ा होना है, माना जा रहा है कि 15 से 16 लाख दिए इस बार जलेंगे, वो एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और इसीलिए जो तैयारी है वो पहले से मुकम्मल कर ली गई है, ताकि दीपोत्सव के दिन जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद रहेंगे तो कोई कमी ना हो। दीपोत्सव में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। सुरक्षा से लेकर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खास जोर दिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हीं तैयारियों को देखने के लिए एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार अयोध्या पहुंचे और उन्होंने रामकथा पार्क में तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त रामकथा पार्क में जहां पर रामलीला का जिसका मंचन होता है, वहां पर राम का राज्याभिषेक होगा। पूरे विस्तृत तौर पर उसकी तैयारियां यहां जोरों पर नजर आ रही हैं। चूंकि इस बार प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं तो लाजमी है कि तैयारियों को दोगुना किया गया है और उसको काफी बड़े स्तर पे किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहां दाहिनी तरफ आप देखेंगे, ये जो रास्ता, ये पूरा रास्ता तैयार किया जा रहा है। यहां पर विशेष तौर की तैयारियां की जा रही है क्योंकि राम के राज्याभिषेक से पहले उनकी रथ यात्रा निकलती है। और मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो वहां पर हेलीपैड बनाया गया है, जहां से राम, मैया सीता के साथ में लक्ष्मण, हनुमान सहित रथ में सवार होकर के इधर आएंगे, जहां पर खुद मुख्यमंत्री द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और यहीं पे वो राज्याभिषेक होगा। दीपोत्सव कार्यक्रम में लोकगीत और संगीत के कार्यक्रम भी होंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। साथ ही राम की पैड़ी पर कुल 12 लेजर शो आयोजित किए जाएंगे, जो इस दीपोत्सव कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। अब दीपोत्सव इतना भव्य हो रहा है और अप्रतिम हो रहा है और दिनों दिन इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पर 12 लेजर शो हम लोग आयोजित करेंगे। 3 दिनों में 21, 22 और 23 को 12 लेजर शो और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम आयोजित करेंगे। उसका टाइम भी हम लोग आपको बताएंगे। साथ साथ हम लोग रामलीलाओं का जो मंचन करेंगे, 5 स्थानों पर करेंगे रामलीलाओं का मंचन, और वो अलग अलग जगहों पर होंगी और वहाँ का टाइमिंग 5 से 9 रहेगा। तो वहाँ पर रामलीलाओं का मंचन भी देख सकते हैं। तो पूरा इस बार वातावरण हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और मीडिया को अपडेट करते रहें क्या क्या हम लोग करने जा रहे हैं, तो इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकगण, हमारे श्रद्धालुगण, हम लोग इसको लाभान्वित हो सकते हैं। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ वहां विकास कार्यों में आई तेजी से अयोध्यावासी और साधु संत खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दशहरा और दिवाली के मौके पर अयोध्या में होने वाले धार्मिक आयोजनों ने इस खुशी को दोगुना कर दिया है। हम लोगों की अपार प्रसन्नता है हम लोग के अंदर में कि अयोध्या जिस प्रकार से एक सनातन धर्म संस्कृति का हब है, प्राचीनतम, पौराणिक, और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी रहेंगे उस कार्यक्रम में, तो देश के प्रधानमंत्री जी को कोट कोट आभार और धन्यवाद, और मुख्यमंत्री जी को आभार और धन्यवाद। दोगुनी है क्योंकि रामलला का मंदिर भी बन रहा है। नहीं, खुशी दोगुनी इसलिए है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी उस कोरोना काल में सूक्ष्म कार्यक्रम करके इतना भव्य दिव्य भव्य मंदिर निर्माण में उन्होंने भूमि पूजन किया था, और उसके बाद आज अब दीप महोत्सव में आ रहे हैं, तो हम लोग के अंदर अपार प्रसन्नता है। दीपोत्सव ने एक उत्सव का, एक नए त्योहार का रूप ले लिया है। इस त्योहार को 4 चांद लग जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। बीते 2 साल कोरोना के कारण तमाम तरह की बंदिशें थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि देश विदेश से बड़ी संख्या में राम भक्त दीपोत्सव को देखने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे और अपनी आंखों से इतिहास को बनते हुए देखेंगे। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि इस बार के दीपोत्सव में शामिल होने वाली झांकियों की संख्या 11 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है। इन झांकियों को बनाने का काम जोरों पर है और उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर ये सभी झांकियां तैयार हो जाएंगी। इन झांकियों में इस बार क्या खास होने वाला है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में ये पहला दीपोत्सव होने वाला है और मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या की जगह पर है जहां पर वो तमाम झांकियां बन रही हैं जो दियों के अलावा एक और आकर्षण केंद्र होती हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से झांकियों को सजाया जा रहा है। आप अगर सामने की तस्वीर देखें तो आपको एक पेड़ नजर आएगा जिस पर पत्तियां हैं, लहलहाती हुई पत्तियां दिखाई गई हैं और पीछे एक मंदिर का
एक लुक दिया गया है, एक तरह से चित्रण किया गया है मंदिरों का, क्योंकि मंदिर ये राम नगरी है। और ये अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ अलग अलग तरह के ये प्लाई है, ये वुडन प्लाई है, इसके जरिए तमाम छोटे छोटे आकार यहाँ पर दिन रात मेहनत करके तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये थीम के साथ इस बार तमाम तरीके की झांकियां निकल रही हैं। फिलहाल जो आगे की 4-5 झांकियां हैं वो राम, प्रभु श्री राम को समर्पित होने वाली हैं, चाहे ये झांकी हो या चाहे ये झांकी हो। इस झांकी में भी एक पर्वत आकार रूप दिया गया है और आप देखेंगे यहाँ पर जो कारीगर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, सीढ़ियां भी लगाई गई हैं। और अगर आप उस तरफ देखेंगे तो आपको 3 और झांकियां नजर आएंगी। अगले 2 दिन में कवायद है कि पूरी झांकियां पूरी तरीके से तैयार होकर खत्म हो जाए इनका काम जो भी है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां कैसी है, हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने इसकी पूरी डिटेल ली। इस दीपोत्सव के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिनकी देखरेख में ये पूरा आयोजन हो रहा है, उनसे बात की। इस दीपोत्सव में खास होगा वो दियों का रिकॉर्ड, जहां 16 लाख के करीब ये दिए जलाने की कवायद है। क्या कुछ होना है, हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे कार्यक्रम के नोडल अधिकारी आप अजय प्रताप सिंह जी हैं। सर ये बताइए किस तरीके का ये कार्यक्रम होना है, दीपोत्सव में दीपों का जो रिकॉर्ड लगातार उत्तर प्रदेश से बन रहा है, इस बार वो कहां तक पहुंचेगा, क्या तैयारी आप कर रहे हैं? जहां तक दिया जलाने की बात है कि हमको 15 लाख प्लस दिए जलाने रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए हम 17 लाख दिए का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हम 17 लाख दिए जलाएंगे। इसके लिए क्या क्या तैयारी है, कहां से दिया आ रहा है, कितना तेल लगेगा, क्या कुछ जी, इसकी तैयारी बड़े माकूल ढंग से और समयबद्ध तरीके से किया गया है। जो दिया है हमारा वो 40 ml तेल उसमें लगेगा। इतना बड़ा दिया रहेगा कि उसमें 40 ml तेल आ जाए, उसी साइज के दिए की सप्लाई ली गई है। और सप्लायर से हमने निवेदन किया था, अनुरोध किया था कि आप जो है लोकल जितना आप एडजस्ट कर पाए उसको जरूर करिए। तो आप यकीन मानिए, आप किसी भी गांव के कुम्हार या जो भी दिए बना रहे हैं उनसे अगर बात करेंगे तो इतना आशीर्वाद देंगे कि अब की 80% से ज्यादा दिए उन्हीं से खरीदा गया है। मेरे समझ से अब किसी के पास दिया बचा नहीं है लोकल स्तर पर। कितना इसमें तेल की व्यवस्था की जा रही है, वॉलंटियर्स को लेकर के क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, पहले तो जो है हम लोगों को जोड़ करके 16 लाख जलाने की बात थी, तब हमने 3000 टीन तेल की व्यवस्था की थी। लेकिन अब 1-1.5 लाख दिए और हमारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 17 लाख जब हम दिए बनाते हैं तो उसमें 5 to 8% वो दिए टूटते फूटते हैं, तो इसलिए उतना मार्जिन रखकर मंगाया जाता है। तो लोकल स्तर पर काफी दिए की मंगाए गए। वॉलंटियर्स की संख्या कितनी हो सकती है इस बार? वॉलंटियर की संख्या 21 से 22 हजार होगी जो दिए जलाएंगे। वो हमारे आवासीय परिसर के बच्चे हैं, हमारे जिले के आसपास के जो कॉलेज हैं उनके बच्चे होंगे जो दिया जलाएंगे। आपको बता दें कि दीपोत्सव के दौरान जो लेजर शो होगा उसकी रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है। इसी लेजर शो की रिहर्सल पर हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। मेरे ठीक पीछे आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से दीपोत्सव का ये अयोध्या बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेजर शो जिसकी चर्चा देश विदेश में अयोध्या की होती रही है, उसका रिहर्सल शुरू हो गया है। और मेरे पीछे अगर आप देखिए, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे जो भव्य आकृति उतर कर यहाँ राम की पैड़ी अयोध्या में दिखाई पड़ रही है, वो बता रही है कि इस बार का दीपोत्सव अयोध्या में कितना रोचक होने वाला है और कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। तस्वीरें अगर देखेंगे तो तरह तरह की लाइट्स मेरे पीछे बदलती जा रही हैं और ये जो कहानी है अयोध्या की वो बता रही है कि कितनी बेहतरीन तरीके से इसका सेटअप किया गया है। चाहे प्रोजेक्टर्स हों, चाहे ये लाइट्स हों, जिस तरह से ये जगमग जगमग हो रही हैं वो बता रही हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो आगमन हो ही रहा है, पर अयोध्या का दीपोत्सव का ये लेजर शो पहले के सालों से काफी बेहतर और नए प्रारूप सा दिखने वाला है।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पाकिस्तान को डराएगा। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने देश को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन की नींव रखी। वायुसेना का ये एयरबेस देश के पश्चिमी हिस्से की सुरक्षा के लिए काफी अहम होगा। दुश्मन अब भारत पर टेढ़ी नजर करने से पहले 100 बार सोचेगा। इस एयरबेस के शुरू होते ही वहां लड़ाकू विमानों की लंबी कतार लग जाएगी, जो पल में जवाब देने के लिए सक्षम होंगे। इसे लेकर पाकिस्तान में खलबली है, क्योंकि ये एयरबेस पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है। ये दिन भारत के लिए गौरव का दिन है। ये मौका हमारे लिए अपनी सेनाओं पर गर्व करने का है। बात ही कुछ ऐसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो गांधीनगर थे, जहां उन्होंने डिफेंस एक्सपो की शुरुआत की। लेकिन इसी दौरान उन्होंने रिमोट दबाकर हमारी वायुसेना को भी नए पंख लगा दिए। इस रिमोट को दबाते ही पीएम मोदी ने डीसा में बनने वाले वायुसेना के नए एयरफोर्स स्टेशन की ऑनलाइन आधारशिला रख दी। ये एयरबेस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बनेगा, जिससे वहां सरहद की निगरानी और आसान हो जाएगी। साथियों, मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, डीसा के लोग उत्साह से भरे हुए थे। उमंग और उत्साह नजर आ रहा था। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी, तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। ये एयरफोर्स स्टेशन देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। यानी अब इस जगह पर वायुसेना और ताकतवर हो जाएगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इशारों में बता दिया कि कोई मुल्क अब भारत की ओर टेढ़ी नजर रखने की हिमाकत न करे। देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। जैसे बनासकांठा और पाटन, उसने अपनी एक पहचान बनाई थी। वो पहचान थी बनासकांठा पाटन गुजरात में सौर शक्ति, सोलर एनर्जी का केंद्र बनकर उभरा है। वही बनासकांठा और पाटन अब देश के लिए वायु शक्ति का भी केंद्र बनेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो इस इलाके में एयरबेस बनाने के लिए करीब 2 दशकों से कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो गुजरात के सीएम बने थे, तभी इस एयरफोर्स स्टेशन के लिए जमीन दे दी थी। अब पीएम ने खुद अपने हाथों से इसका शिलान्यास किया। ये एयरफोर्स स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी का सपना है। ऐसे में इसे बनाने में फास्ट ट्रैक मोड में काम किया जाएगा। ये एयरबेस 21 महीनों में तैयार हो जाएगा। जैसे ही ये एयरबेस काम करने लगेगा, तो वायुसेना के हाथ में बड़ी ताकत लग जाएगी। वहां लड़ाकू विमानों के लिए काफी आसानी होगी। अगर कोई लड़ाई होती है तो वायुसेना तुरंत हरकत में आ सकेगी। रिस्पॉन्स टाइम घट जाएगा। एयर डिफेंस का क्षेत्र मजबूत होगा। कहा जा रहा है कि इस एयरबेस पर बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर को भी तैनात किया जाएगा। वायुसेना के विमानों से पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर भी रखी जा सकेगी। यानी इस जगह से अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। साथियों, देश बहुत तेजी से बदल रहा है। आप भी अनुभव करते होंगे। यही देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। भारत रक्षा क्षेत्र में खुद को लगातार मजबूत कर रहा है। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो भी इसकी एक बानगी है, जहां सिर्फ भारतीय डिफेंस कंपनियां ही हिस्सा ले रही हैं। मोदी सरकार का काफी समय से स्वदेशी हथियारों पर जोर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक बात कहते हैं कि वर्तमान जो चैलेंजेस हैं या फ्यूचर की जो लड़ाइयां हैं वो हमें स्वदेशी हथियारों पर ही लड़नी होगी। एयरफोर्स किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ रही है? जैसे कि आपने देखा पीछे ये हिंदुस्तान में निर्मित हथियार हैं, यहाँ पे साथ में अस्त्रा, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं। इसी तरह के काफ़ी सारे वेपन सिस्टम्स हैं जो आने वाले सालों में हम इंडक्ट करेंगे हमारी सर्विसेज में। असल में रूस यूक्रेन युद्ध ने भी दुनिया भर में समीकरण बदल कर रख दिए हैं। ऐसे में भारत ने भी अपने स्वदेशी अभियान को तेज कर दिया। अब इसका फायदा ये हुआ कि भारत को देश में ही बने बनाए हथियार मिल रहे हैं। साथ ही हिंदुस्तान हथियार खरीदने के बजाय विदेशों में बेचने वाला भी बन गया है। अभी जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बड़ी जरूरी इम्पोर्टेंट एक हमने सीख मिली है कि हमको डिफेंस इक्विपमेंट, एमुनिशन के बारे में हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि कम से कम बाहर की या इस पे हमारी निर्भरता तकरीबन ना के बराबर हो। ये वो समय है जब पड़ोसी देश, खासकर पाकिस्तान और चीन, अक्सर भारत की मुश्किल बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में हर दिन कुछ न कुछ नया करने की सोच ही भारत को औरों से अलग बना रही है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में भारतीय फौज को हाईटेक बनाने के साथ ही देश में उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से तैयार किया जा रहा है, चाहे बात पूर्वोत्तर के राज्यों की हो या फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात की हो। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए सेना को ज्यादा से ज्यादा संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं, ताकि जंग के हालात में हिंदुस्तान की सेना दुश्मन को चारों खाने चित्त कर सके। सेना के साजो सामान लाने ले जाने के लिए बेहतर सड़कों के अलावा पुल, बंकर और नई चौकियों का निर्माण तेजी से चल रहा है। और अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के लिए एक नए एयरबेस की आधारशिला रख दी। गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने वर्चुअल तरीके से इस एयरबेस की नींव रखी, जो सामरिक नजरिए से भी काफी अहम एयरफोर्स स्टेशन होगा। आपको बता दें कि गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में बनने वाला ये नया एयरबेस 4,500 एकड़ में फैला है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि पाकिस्तान से नजदीक होने के लिहाज से वायुसेना का ये एयरबेस काफी महत्वपूर्ण है। इस एयरबेस से देश की सैन्य ताकत भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस एयरबेस के 2024 तक तैयार होने की संभावना है और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो देश के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सुरक्षा में काफी मदद मिलेगी। अब खास बात यह है कि इस एयरबेस का रनवे नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आवाजाही को संभालने के लिए सक्षम होगा। चूंकि डीसा एक फॉरवर्ड एयरबेस है, इसलिए कहा जा रहा है कि एयरफोर्स अपने फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों को यहां तैनात करेगा ताकि दुश्मन के विमानों को रोका जा सके। डीसा एयरबेस एक तरह से उड़ान भरने वाले दुश्मन के फाइटर जेट को रोकने के लिए दीवार का काम भी करेगा। यानी कि इस जगह से अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। उधर सरकार का भी पूरा जोर इसी बात पर है कि देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उन्हें वक्त पर पूरा किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के खतरे से वक्त रहते निपटा जा सके। डिफेंस एक्सपो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अडालज में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन का उद्घाटन किया और स्कूली बच्चों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री बच्चों के साथ कुछ देर एक कक्षा में बैठे और उनसे स्कूल और पढ़ाई के बारे में बात की। देश के प्रधानमंत्री बच्चों के साथ क्लासरूम में पढ़ाई करते नजर आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी किसी छात्र की तरह न सिर्फ स्कूल की कक्षा में मौजूद रहे, बल्कि लगन के साथ ये समझने की कोशिश करते दिखे कि स्मार्ट बोर्ड पर क्या समझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जिस क्लासरूम में मौजूद हैं, वो कोई साधारण क्लास नहीं है, बल्कि ये नए भारत की नए तरह की क्लास है। और ये स्कूल भी खास है, क्योंकि ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है तो ये भी सरकारी स्कूल, लेकिन तरीका नया है। यहाँ पढ़ाई किताबों के साथ साथ लैपटॉप पर भी की जाती है।
यहाँ टीचर चौक से ब्लैक बोर्ड पर नहीं बल्कि उंगलियों से स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाती हैं। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के अडालज में पहुंचे थे और यहाँ पे जो क्लासरूम में जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों में प्रधानमंत्री क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसको प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया और गुजरात की अलग अलग स्कूलों को किस तरीके से डिजिटल स्कूल बनाना, उसको लेकर और खास करके स्मार्ट बोर्ड से लेकर लैपटॉप तक ये सारी चीजों की जो स्कूल सरकारी स्कूलें हैं उसमें किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करेंगे, उसका एक जो मिशन है उसको भी लॉन्च किया है प्रधानमंत्री के जरिए। आज 4000 करोड़ से ज्यादा की ये योजना है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये क्लास अमृत काल की अमृत पीढ़ी के लिए बनाई गई है। टीचर से भी बात करते हैं। टीचर, क्या प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, क्या पढ़ा रहे थे, क्या बातचीत हुई उस वक्त? हम विज्ञान विषय में कोश के बारे में पढ़ा रहे थे, तभी प्रधानमंत्री ने बोला कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो आपके बच्चे पढ़ाएंगे। तो हमारे बच्चे ने ये सब ऑपरेट करके प्रधानमंत्री के सामने ये पढ़ाया। बिल्कुल, ये पूरा जो है वो बच्चों के जरिए ऑपरेट किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज है यही स्मार्ट क्लास की एक खूबी है और गुजरात के हर एक जो सरकारी स्कूल है उन सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लास में तब्दील करने की जो बात है वो भी आज जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत जो प्रोजेक्ट है उसे लॉन्च किया गया है। गुजरात के अलग अलग स्कूल को भी डिजिटल, इस तरीके से जो गांव की स्कूलें हैं उनको भी डिजिटल बनाने की एक बात है और प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं। कैसा लगा, खुश हो गए आप लोग प्रधानमंत्री को आज मिले? देखिए, बच्चे भी खुश हैं क्योंकि प्रधानमंत्री उन्हीं के साथ उन्हीं के क्लासरूम में उन्हीं के बेंचेस पर बैठे थे। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का लक्ष्य गुजरात में सरकारी स्कूलों की हालत सुधारना और स्मार्ट क्लासरूम बनाना है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने गुजरात के अडालज में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन का उद्घाटन किया और गुजरात की नई पीढ़ी के लिए नए स्कूल की शुरुआत की। इस मिशन के तहत गुजरात में अगले 4 वर्षों में 50,000 क्लासरूम बनाने की योजना है और 1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा इन स्कूलों में 5,000 अटल टिंकरिंग लैब और 20,000 कंप्यूटर लैब बनाई जाएंगी। गुजरात के इस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर पूरे देश में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण और सबसे पहला कदम उठा दिया है। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत इन स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम, 1 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम, इसको आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में आधुनिक डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही, ये बच्चों के जीवन, उनकी शिक्षा में व्यापक बदलाव का भी अभियान है। यहां बच्चा को सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हर पहलू, हर पक्ष पर काम किया जाएगा। यानी विद्यार्थी की ताकत क्या है, सुधार की गुंजाइश क्या है, इस पर फोकस किया जाएगा। पीएम मोदी जब स्मार्ट क्लास के लिए स्कूल पहुंचे तो स्कूल के अध्यापकों ने पहले फूल बरसाकर पीएम मोदी के काफिले का स्वागत किया और इसके बाद पीएम मोदी ने स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल में घूमने के बाद पीएम क्लास में भी बैठे और क्लास में मौजूद बच्चों के साथ संवाद भी किया। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे क्या बातचीत की। ये बताइए कि आप पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ाया आपने? कुछ नहीं, विज्ञान में हम जब कोश रसवाड़ा पाठ पढ़ रहे थे वही समझाया था। कैसा लगा, क्या क्या बातचीत की प्रधानमंत्री ने आप लोगों के साथ? ये बातचीत की कि इसमें आपको क्या समझ में आता है, जिसे आपको ज्यादा उत्साह होता है, ये बातचीत की थी। स्मार्ट स्कूल में, स्मार्ट क्लास में पढ़ाई की मजा आती है, लैपटॉप में मजा आता है या फिर नॉर्मल क्लास बोर्ड में मजा आता है? स्मार्ट बोर्ड को। गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा का अभियान शुरू किया गया है। गुजरात सरकार का दावा है कि स्कूली शिक्षा को आधुनिक दौर की जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से विकसित किया जाएगा और न केवल गुजरात में बल्कि इसी तर्ज पर पूरे देश में मोदी सरकार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन का पायलट प्रोजेक्ट भी चलाएगी। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अगली खबर भी एक अनोखी पहल से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में ग्लेशियर को बचाने के लिए वन विभाग ने एक ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं जिससे कूड़ा फैलाने वालों पर लगाम लगेगी। ट्रैकिंग पर जाने वाले ट्रैकर्स को अपना कूड़ा वापस लाकर वन विभाग की चौकियों में जमा कराना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी सिक्योरिटी फीस फाइन के तौर पर रख ली जाएगी। तेजी से पिघलते और टूटते बर्फ के ये पहाड़ खतरे की बड़ी आहट है। ये प्रकृति से इंसान की छेड़छाड़ की ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नदी पर बहते ये बर्फ के टुकड़े कुदरत के बिगड़ते मिजाज का सबूत है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग ने नदियों के जलस्तर का गणित भी बिगाड़ कर रख दिया है। यही वजह है कि ग्लेशियर को बचाने और स्वच्छ रखने के लिए उत्तराखंड सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसके तहत बागेश्वर वन विभाग ने एक अनोखी पहल चलाई है। वहां ग्लेशियर पर जाने वाले ट्रैकरों के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। ट्रैकरों को ग्लेशियरों की स्वच्छता का ख्याल खुद रखना होगा और ग्लेशियरों से अपना कूड़ा हर हाल में वापस लाना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें हजारों रुपए फाइन देना पड़ सकता है। स्थानीय ट्रैकरों के लिए 2000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है और देसी पर्यटकों ट्रैकरों को 5000 फाइन देना होगा, जबकि विदेशियों पर्यटकों ट्रैकरों के लिए 10,000 रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। वन विभाग की इस पहल का असर भी दिखने लगा है। ट्रैकिंग पर जाने वाले ट्रैकर अपने साथ कूड़ा लाकर वन विभाग की चौकी में जमा करा रहे हैं। कि बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर है जो विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पर कई हजारों की संख्या में टूरिस्ट हर साल आते हैं। तो प्लास्टिक का जैसे बहुत पूरे देश में बैन भी लगा दिया गया है और ट्रैक के रूट में भी काफ़ी प्लास्टिक जाता है, तो वो भी एक गंभीर समस्या होती है। तो उसी के क्रम में जो हमारे ट्रैकर जो आते हैं उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे पैसे लिए जा रहे हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनका चेक किया जाता है जितना प्लास्टिक वो लेके गए थे उतना वापस लेके आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर वो संपूर्ण प्लास्टिक लेके वापस आते हैं तो उनकी डिपॉजिट वापस की जाती है, अन्यथा के केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाती है और उनको वापस नहीं किया जाता। हालांकि जो भी टूरिस्ट अपनी ट्रैकिंग पूरी करने के बाद अपना कूड़ा साथ लाकर जमा कर रहा है, प्रशासन उन्हें डिमांड ड्राफ्ट लौटा रहे हैं और कूड़ा न लाने पर राशि विभागीय खाते में जमा की जा रही है। ये सभी दिशा निर्देश ग्लेशियर को साफ और सुरक्षित रखने के लिए है, ताकि भविष्य के खतरे से बचा जा सके। उत्तरकाशी से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमालय की जो चोटियां 12 महीने बर्फ से ढकी रहती थीं, उनमें से कई से बर्फ गायब हो रही है। इसकी वजह है बढ़ता तापमान। बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर की बर्फ बेहद तेजी से पानी बन रही है। हालात ये हैं कि पिछले कई सालों में ग्लेशियर 20 से लेकर 30 फुट तक गल चुके हैं। ये अभी नहीं, 1900 के बाद से विश्व भर में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार में इजाफा देखा जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अंकित शर्मा वैज्ञानिक के पास पहुंचे। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जिसको लेके, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा इस समय पूरे विश्व भर में हो रही है, क्या ये एक मुख्य कारण है या इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं कि जिस तरीके से ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं? सी नंबर 1 कि एक्युमुलेशन एरिया, नंबर 2 आपका जो उसका जो ग्लेशियर का जो ग्रेडियंट है वो किस ढाल पे है, क्या वो समतल में बह रहा है, मूव कर रहा है, या बहुत तीव्र ढाल में बह रहा मूव कर रहा है। तो जैसे हम लोग पिंडारी ग्लेशियर है, तो पिंडारी ग्लेशियर का बहुत ढाल तेज है, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि बहुत फास्ट रेट है। लेकिन वहीं हम अगर आप दूसरे ग्लेशियर की बात करें, सतोबंद या अन्य ग्लेशियर की बात, तो वहां पे रेट कम है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि दिशा, उसका एस्पेक्ट क्या है, क्या वो पूरब दिशा की ओर है या पश्चिम, नॉर्थ है या साउथ है, तो ये जो एस्पेक्ट है, स्लोप एस्पेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 4 वहां का जो सनशाइन एरिया है कितना है, दिन भर में धूप कितनी रहती है। तो अगर आप ज्यादा धूप रहेगी तो स्वाभाविक है वो गलेगा, कम धूप होगी तो स्वाभाविक है कि मेल्ट रेट कम होगा। तो ग्लोबल है, माइक्रो लेवल का इम्पैक्ट है,
है ना, लोकल जिसको बोलते हैं लोकल क्लाइमेट, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ग्लेशियर्स को गलने और न गलने का। अभी एक आखिरी सवाल, आप गंगोत्री ग्लेशियर की इस रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, और दूसरा अभी आपके हिसाब से क्या स्थिति है, क्या आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा इस पे खराब होने वाली है या विलुप्त होने के कगार पे जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, और इस पे क्या कदम उठाए जाना चाहिए? देखिए, मैं किसी की भी स्टडी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उनका काम है, उन्होंने किस तरह से किया है मुझे उसकी बारीकियों का पता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, रही बात कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि अभी हाल फिलहाल में कोई इतनी जल्द आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एमपीएस बिष्ट, जिन्होंने हमें बताया कि जो पर्यावरण है उसमें चेंजेस आते रहते हैं और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में ग्लेशियर्स बढ़ेंगे या पिघलेंगे, ये उस समय के जो क्लाइमेट होगा उसके हिसाब से जो सिचुएशन है वो बता पाएगी। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून। कांग्रेस को 24 साल बाद आज पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव में बाजी मार ली है। उन्होंने शशि थरूर को हराया। अब खड़गे दिवाली के बाद 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। खड़गे के लिए ये ताज आसान नहीं होगा। इसी साल हिमाचल में चुनाव होंगे तो गुजरात चुनाव का भी जल्द ऐलान हो सकता है। इसके अलावा उन्हें पार्टी की गुटबाजी से भी निपटना होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उनके लिए कांटे कम नहीं होंगे। दिल्ली से मुंबई तक देश भर के कांग्रेस दफ्तरों में दोपहर बाद ढोल नगाड़ों की ऐसी आवाजें गूंजती रही। असल में कांग्रेस को नया अर्जुन मिल गया है और ये हैं 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे। पार्टी की कमान मिलने के बाद खड़गे सामने आए और गांधी परिवार के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान खड़गे ने शशि थरूर का भी नाम लिया। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले। एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिलकर काम करना है। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में खड़गे और थरूर ही आमने सामने थे। इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर के पक्ष में सिर्फ 1,072 लोगों ने ही वोट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारा नया अध्यक्ष होगा। मैं खबर सुन के उनके घर गए और उनको मेरी बधाई सुना दी। वो बहुत मेरे वरिष्ठ नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूँ लोकसभा में। जैसे मैं आप सबको पहले भी बताया था, हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है। और मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुझे समर्थन दिए, जिनमें से 1000 से ज्यादा मतदान देने वाले हमारे डेलीगेट्स भी थे और बहुत सारे जो शायद वोट देने का हक नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए काम करने वाले मुझे हर प्रदेश में आके समर्थन दिए। इन नतीजों के बाद खड़गे को बधाई देने के लिए कई नेताओं का तांता लग गया। इन नेताओं में अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल रहे। हालांकि इस चुनाव की शुरुआत में अशोक गहलोत का नाम भी पार्टी अध्यक्ष की रेस में चल रहा था, लेकिन बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।